वेलकम बैक गाइस। आज मैं सोच रहा हूँ कि मैं आज आपको ट्रिग्नोमेट्री और मोशन इक्वल डायमेंशन को आगे ना कंटिन्यू करते हुए एक नया चैप्टर स्टार्ट करूँ। एक्चुअली एक चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है कि इसकी जितनी भी टर्म्स, जितने भी इक्वेशन, जितने भी आपको मैं फार्मूलाज और कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा वो हर आने वाले चैप्टर में अब इस्तेमाल होंगे। तो इस चैप्टर को अच्छे से आना बहुत ज़रूरी है। ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो आपने नहीं सुना है। मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत जिक्र मोशन इक्वल डायमेंशन के फर्स्ट लेक्चर में कर चुका हूँ और इसके बेस पे हमने सेकेंड लेक्चर में क्वेश्चंस भी करे थे। तो जो मैं आज पढ़ाने वाला हूँ चैप्टर का नाम है वेक्टर। तो मैं क्या क्या पढ़ाऊँगा सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ। सबसे मैं पहले दोबारा बताऊँगा वेक्टर और स्केलर में डिफरेंस क्या है, ठीक है। सेकंड मैं आपको बताऊँगा कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कितने तरीके से करते हैं। फिर मैं आपको वेक्टर एडिशन, वेक्टर सब्ट्रैक्शन, वेक्टर मल्टीप्लिकेशन और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में। तो सबसे पहले स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था कि स्केलर क्या है, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जिसका मैंने सबसे अच्छा एग्जांपल आपको दिया था स्पीड का, कि स्पीड इज़ अ मैग्नीट्यूड, है ना। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। कौन से, जैसे फॉर एग्जांपल 25 किलोमीटर पर आवर से आप चल रहे हो, कहाँ चल रहे हो हमको नहीं पता, ठीक है। तो स्पीड का एग्जांपल दिया था। उसी की मैंने वेक्टर टर्म आपको बताई थी वेलोसिटी। वेलोसिटी में क्या खास बात होती थी कि आपको उसमें डायरेक्शन पता होती थी कि आप किस डायरेक्शन में चल रहे हो, नॉर्थ डायरेक्शन में, साउथ डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में, आपको डायरेक्शन पता होती थी। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि वेक्टर क्वांटिटीज़ में आपके पास क्या रहता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। देखो, और दूसरा जो इसमें डिफरेंस होता है, इन दोनों में जो सबसे बड़ा डिफरेंस होता है वो है इनका एडिशन का तरीका और मल्टीप्लिकेशन का तरीका। अब देखो, फॉर एग्जांपल अगर आप स्केलर क्वांटिटीज़ को ऐड करना चाहते हो, फॉर एग्जांपल किलोग्राम एक स्केलर क्वांटिटी है, तो 10 किलो प्लस 5 किलो 15 किलो। तो एक स्केलर क्वांटिटी के एडिशन में कोई डिफरेंस नहीं है, जैसे आप नॉर्मल एडिशन करते हो वैसे। लेकिन जब हम बात करते हैं वेक्टर क्वांटिटी की, तो हमारे पास डायरेक्शन भी इन्वॉल्व होती है। तो डायरेक्शन को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इस वजह से जो इसका एडिशन और सब्ट्रैक्शन है, इसके लिए हमको एक नया रूल फॉलो करना पड़ता है। दैट रूल इज़ कॉल्ड ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन, ठीक है। तो मैं भी आपको बताता हूँ ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। तो देखो, ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ चीज़ें ध्यान रखना। क्या क्या है वो ध्यान रखने के लिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले सीख लेते हैं कि वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन। तो वेक्टर मैंने आपको बताया ही था। वेक्टर को हम कैसे डिनोट करते हैं, आ, आप किसी भी क्वांटिटी को, जैसे ए बी वेक्टर, अगर आपको कहना है कि कोई भी ए बी वेक्टर है, ए बी वेक्टर मतलब एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसका इनिशियल पोजीशन ए है, फाइनल पोजीशन बी है, और वो ए से बी की तरफ मूव कर रहा है। दिस इज वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर जो होता है उसका एक टेल होता है, दिस इज टेल पार्ट। जैसे एरो होती है हमारी, एरो का एक टेल होता है और एरो का एक हेड होता है, वैसे वेक्टर क्वांटिटीज़ का एक टेल होती है और एक हेड होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ए बी, उसके ऊपर एक साइन होता है वेक्टर का। अगर आपको इसका बताना होगा कि इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, तो मैग्नीट्यूड का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो ए बी वेक्टर, मैग्नीट्यूड को हम रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड के सिंबल से, ठीक है। तो आप मैग्नीट्यूड ऐसे रिप्रेजेंट करोगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई ए वेक्टर भी अगर मैं कह देता हूँ, तो उसके मैग्नीट्यूड को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ए से। तो ये रिप्रेजेंटेशन से कुछ तरीके हो गए, ठीक है। तो उसके बाद जब आपको एक बार रिप्रेजेंट करना आ गया, तब हमको सीखना है ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन। तो ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन मतलब ऑब्वियस सी बात है, आप ऐड कर रहे हो तो किसी दो टर्म्स को तो कम से कम ऐड कर रहे होगे, तो आपके पास दो वेक्टर क्वांटिटीज़ होंगी। सपोज कर लेते हैं हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटीज़ ए वेक्टर है और एक वेक्टर क्वांटिटी बी है। तो सपोज कर लेते हैं ए वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में है और बी वेक्टर हमारा इस डायरेक्शन में, और इन दो वेक्टर्स को हमको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए कुछ नहीं करना, आपको आपको क्या करना है, दोनों वेक्टर की टेल पकड़ लेनी है और दोनों को, ये टेल है हमारी, इन दोनों को हमको क्या कर देना है, मर्ज कर देना है। जैसे ही मैंने मर्ज किया, टेल टू टेल मैंने दोनों को ज्वाइन कर दिया, तो मेरा इस तरीके का कोई डायग्राम बनेगा जिसमें ये मेरा ए वेक्टर है और ये मेरा बी वेक्टर है। आप नोटिस करेंगे कि दोनों एक तरीके के एंगल के जैसे लग रहे हैं। तो एंगल है तो एंगल के बीच में, आप एंगल को, इसके बीच का एंगल मैं बता देता हूँ, थीटा है। अगर एंगल थीटा है तो आपको ट्रायंगल रूल ऑफ एडिशन लगाना है।
तो आपको क्या करना है, जो दो ओपनिंग बनी हुई है आपको उस ओपनिंग को ज्वाइन करना है। दिस विल बी द रिजल्टेंट वेक्टर आर। तो ये आपको जो बन रहा है डायग्राम, दिस इज सिमिलर टू अ ट्राइंगल, दैट्स वाई इट इज नोन एज ट्राइंगल रूल ऑफ एडिशन। तो यहाँ पे जो हमारा रिजल्टेंट वेक्टर आर है दैट इज इक्वल टू समीशन ऑफ ए और समीशन ऑफ बी। अब देखो ये तो हो गया वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। अगर मुझे इन जिस आर की मैग्नीट्यूड निकालना होगा आर का मेरे को, तो मैं कैसे निकालूंगा? तो आर का मतलब मुझे क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। तो उसका सिंपल तरीका है, आपको क्या करना है, रूट मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab द और cos ऑफ एंगल बिटवीन देम। आप ये करोगे तो आपको मिल जाएगा वेक्टर इनका एडिशन। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर क्वांटिटीज का एडिशन आपको मिल जाएगा। सिमिलरली इफ वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो वो भी इसी तरीके से होगा, वो थोड़ा सा मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, तो उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ डिफरेंट वेक्टर्स जो होते हैं जिनके आप स्पेशल नेम्स असाइन कर देते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहला वेक्टर जो मैं आपको बताना चाहूँगा दैट इज़ नल वेक्टर। अब नल वेक्टर आपको वर्ड से ही पता चल रहा है, दैट इज़ नल। नल मतलब उसकी जो डायरेक्शन तो हो उसकी, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड क्या हो, जीरो। कोई एग्जांपल आ रहा है इसका माइंड में? या करेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है। डिस्प्लेसमेंट कैसे? डिस्प्लेसमेंट में मैंने आपको बताया था कि अगर आप सर्कुलर मोशन में डिस्प्लेसमेंट कर रहे हो, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था आप वहीं पे आके पहुँच जाते हो, तो आपका नेट डिस्प्लेसमेंट होता है जीरो। आपने मोशन किया, आपने मूवमेंट की, डिस्पाइट आप कहीं भी मूव नहीं हुए, मतलब आपका इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन सेम रहा, दैट्स वाई आपका मैग्नीट्यूड कितना था, जीरो। इस टाइप के वेक्टर्स को हम कहते हैं नल वेक्टर। ओके, तो इसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा सेकंड क्वांटिटी, दैट इज हमारा यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर, यूनिट मतलब से आपको पता है, यूनिट से समझ में आ रहा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड 1 हो। मतलब अगर कोई भी मेरा एक वेक्टर ए है, उसका मैग्नीट्यूड अगर मेरा 1 हो जाए तो मैं उसको क्या कहूँगा, सॉरी वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसको क्या कहूँगा, यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर अगर मेरे को नहीं दे रखा है किसी भी वेक्टर का, तो मैं कैसे अब निकालूंगा, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो देखो फॉर एग्जांपल मुझे कोई भी एक वेक्टर दे रखा है ए, उसको दे दिया 5 आई कैप दे दिया। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये आई कैप क्या है। तो देखो क्या होता है ना, जब हम वेक्टर्स क्वांटिटीज़ को जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो हम ऐसे ही कहीं रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम उनको जनरली जैसे हम अपने ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हैं, हम वैसे ही रिप्रेजेंटेशन कर देते हैं। तो ग्राफ जब हम बनाते हैं तो हमारे पास 3 एक्सिस होते हैं। कौन कौन से एक्सिस होते हैं? या करेक्ट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो जो हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस की तरफ, अगर जो एक्स एक्सिस की तरफ जो हमारा वेक्टर जाता है यूनिट वेक्टर, उसको हम बोलते हैं आई कैप। सिमिलरली वाई एक्सिस की तरफ जो मेरा यूनिट वेक्टर जाता है उसको हम कहते हैं जे कैप। ऐसे ही जेड एक्सिस की तरफ जो मेरा यूनिट वेक्टर जाता है उसको हम कहते हैं के कैप। ये यूनिट वेक्टर्स हैं जो कि हम अपने एक्सिस के अलोंग जितने भी हमारे यूनिट वेक्टर्स होते हैं उनको डिफाइन करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो सिमिलरली अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो ये मेरा 5 आई कैप है, मतलब 5 टाइम्स ऑफ यूनिट वेक्टर। तो मुझे तो सिर्फ यूनिट वेक्टर चाहिए ना, तो मेरे को जब यूनिट वेक्टर निकालना होगा, यूनिट वेक्टर को हम जनरली यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देते हैं और हमको यूनिट वेक्टर मिल जाता है बिना किसी दिक्कत के। अब यूनिट वेक्टर आप ऐसे निकाल सकते हो, कभी भी आपको निकालने के लिए बोला। साथ में हमने क्या सीखा कि एक्स एक्सिस के अलोंग अगर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसके लिए हम आई कैप यूज़ करते हैं, वाई एक्सिस के अलोंग है तो जे कैप, और जेड एक्सिस के अलोंग है तो के कैप यूज़ करते हैं। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का ये एक और तरीका है। ऐसे ही रिप्रेजेंटेशन के तरीके मैं भी और आपको बताऊँगा। उससे पहले 2-4 और वेक्टर्स की हम बात कर लेते हैं। आपने अभी तक क्या क्या पढ़ा? नल वेक्टर विद 0 मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर विद 1 मैग्नीट्यूड। अब 2 वेक्टर, अब हम पढ़ेंगे पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? दो वेक्टर जो आपस में पैरेलल हो। अब मान लेते हैं कि एक का मैग्नीट्यूड ए है और एक का मैग्नीट्यूड बी है। ठीक है, तो दोनों वेक्टर्स का नाम दे दिया मैंने, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है, अब इनके साथ मेरे को जब एडिशन या सब्ट्रैक्शन कुछ भी करना हो तो मैं कैसे करूँगा? तो आपको मैंने बताया था, दोनों को मर्ज कर दो टेल टू टेल। जब टेल टू टेल में मर्ज करूँगा तो बी वेक्टर कहीं यहाँ आएगा और ए वेक्टर पूरा रहेगा। तो आप इसमें नोटिस करोगे कि दोनों के बीच में कोई एंगल तो बन ही रहा। तो एंगल कितना है हमारा? थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू 0 है तो जो हमारा 2ab cos थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? 2ab
cos 0 क्या होता है हमारा 1, मतलब सिर्फ 1, तो ये 2ab हो जाएगा। और जो हमारा पूरा फॉर्मूला था दैट इज रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, अब क्या रह गया, सिर्फ ए 2ab। मतलब हमको जब भी पैरेलल वेक्टर का एडिशन देना होगा तो हम सिर्फ दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐड कर देंगे और हमारा एडिशन हो गया, हमको ये फॉर्मूला लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिमिलरली पैरेलल वेक्टर तो ये हो गया। ठीक है, अब कुछ वेक्टर्स आ जाते हैं, एक और वेक्टर होता है एंटी पैरेलल। अब एंटी पैरेलल क्या है, एंटी पैरेलल में बस होंगे पैरेलल ही लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी। तो इससे हमको एक और कॉन्सेप्ट जानने का मौका मिल गया, दैट इज नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर मतलब अगर कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में है और मैं उसको नेगेटिव बोल दूं तो हम अगर ए वेक्टर है तो उसका नेगेटिव वेक्टर माइनस ए अपोजिट डायरेक्शन में होगा विथ सेम मैग्नीट्यूड। ठीक है, अब हमारे पास दो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, अब इनका कैसे सॉल्व करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूँ ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है। अब सबसे पहले मुझे इनको पैरेलल वेक्टर्स में चेंज करना पड़ेगा और पैरेलल वेक्टर में चेंज करने के लिए मुझे बी का एंटी पैरेलल निकालना पड़ेगा। तो एंटी पैरेलल निकालने के लिए मैंने क्या करा, बी का पैरेलल वेक्टर बनाना पड़ेगा, उसके लिए मुझे नेगेटिव निकालना पड़ेगा, तो दोनों की डायरेक्शन चेंज करने के लिए मुझे माइनस बी लिखना पड़ेगा। जस्ट चेंज ऑफ डायरेक्शन को डिनोट कर रहा हूँ मैं माइनस से। ठीक है, और आप दोनों को सिंपली ऐड कर देना। तो सिंपली ऐड मतलब ए माइनस बी, क्योंकि बी जो हो गया हमारा नेगेटिव हो गया है, दैट इज उसकी डायरेक्शन। मतलब हमको कभी भी दो एंटी पैरेलल वेक्टर दे रखे होंगे और उनका एडिशन आ जाए तो सिंपली आप दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ये तो हो गए पैरेलल वेक्टर और एंटी पैरेलल वेक्टर। यहाँ तक कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट्स में डालो, मैं कमेंट्स रेगुलरली चेक करता हूँ और आप पे कोई भी डाउट होगा तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, इतना किसी को भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बताना। ठीक है, अब इसके बाद अभी आपने सीखा कि पैरेलल और एंटी पैरेलल वेक्टर्स अगर हो जाते हैं तो वेक्टर का एडिशन हमारे लिए आसान हो जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर किसी तरीके से सारे वेक्टर एक ही डायरेक्शन में हो जाएं तो इट सिंपली क्या है, दोनों दो स्केलर क्वांटिटीज़ का सम। मतलब हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए कि उन सबको हम एक ही डायरेक्शन में करने की कोशिश करें। ठीक है, अब ठीक है, और उसके लिए उन्होंने एक तरीका निकाला, कंपोनेंट मेथड। तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन का जो मैं तरीका बताने वाला हूँ अब है वो कंपोनेंट मेथड। ठीक है, अब कंपोनेंट मेथड कैसे निकालें। कंपोनेंट मेथड कुछ नहीं होता। फॉर एग्जांपल मैं ग्राफ वाला रिप्रेजेंटेशन दोबारा यूज़ कर रहा हूँ। सपोज कर लो कि एक वेक्टर है मेरा और इस वेक्टर का मेरा मैग्नीट्यूड है ए और डायरेक्शन आपको यहाँ पे गिवन है। ये जो है वो एक्स एक्सिस के साथ, मतलब एक्स एक्सिस हमारा ये है और वाई एक्सिस हमारा ये है, एक्स एक्सिस के साथ वो एंगल थीटा बनाता है। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछ ले कि शुभम ये बताओ कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, उस वेक्टर का इस एक्सिस पे कितना इफेक्ट होगा, कैसे कैलकुलेट करोगे। तो शुभम ये बताएगा कि सिंपल आपको करना ये है, जस्ट आपको ये पॉइंट ड्रॉ करना है। ठीक है, और आपको क्या आता है, हाँ पाइथागोरस थ्योरम, और ये क्या बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, जिसमें ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस और ये बेस। और अपने को कैलकुलेट क्या करना है, बेस। हम जानते हैं कोस थीटा जो होता है वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। मतलब बेस जो है हमारा, दिस इम्प्लाइज जो बेस हो गया दैट इज हाइपोटेनस कोस थीटा। और इस केस में हमारा हाइपोटेनस क्या है, ये। मतलब हमारा जो बेस, मतलब ये जो वैल्यू है दैट वुड बी ए कोस थीटा। मतलब अगर मैं कहूँ कि इस एंगल थीटा की वजह से ए वेक्टर का कंपोनेंट क्या होगा एक्स एक्सिस पे, तो आप क्या कहोगे, ए कोस थीटा। अब मुझे अगर इसको यूनिट वेक्टर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, आप ये भी कह सकते हो कि इसका वेक्टर होगा आई कैप। आई कैप लगा दोगे जिससे पता चल जाएगा कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि एक्स एक्सिस के लिए हम किसके रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। सिमिलरली अगर आपको कोई कह दे तो आप वाई एक्सिस के अलोंग बताओ क्या होगा, मैं आपको इसका आंसर बता रहा हूँ, दैट इज ए साइन थीटा। आप मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताओ ये कैसे आया। ठीक है, और वेक्टर कौन सी डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन है, वाई डायरेक्शन को आप डिनोट करते हैं जे कैप के यूनिट वेक्टर के साथ। ठीक है, ओके। अभी तक हम क्या क्या सीख चुके हैं, हम वेक्टर्स के बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन सीख चुके हैं और वेक्टर को हमने ब्रेक करना सीख लिया, कंपोनेंट मेथड सीख लिया, एडिशन सीखा,
टाइप्स ऑफ वेक्टर सीखे। अब अगर कोई मुझे कह दे कि आपने कोई जो वेक्टर है उसको इसमें और इसमें तोड़ दिया है, आप उसको लिख के दिखाओ कैसे लिख सकते हो, तो आप कह सकते हो कि मैं ए वेक्टर को लिख सकता हूँ ए कोस थीटा आई कैप। अब देखो मैं ए पेन मार्क नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि आई कैप इटसेल्फ रिप्रेजेंट अलोंग द एक्स एक्सिस प्लस ए साइन थीटा जे कैप, ठीक है, मतलब वाई एक्सिस के अलोंग। अब कोई मुझसे कह दे कि शुभम आपने ये बता दिया, अब मुझे बताओ इस वेक्टर तुम प्रूव करो कि जो इन दोनों का सम होगा वो क्या होगा, ए होना चाहिए, है ना, क्योंकि आप अल्टीमेटली ए को आपको इसका मैग्नीट्यूड वेरीफाई करना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे वेरीफाई करेंगे? कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर और वाई एक्सिस के अलोंग जो कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करके ऐड कर देना है। तो अगर मैं करूं तो इसका होगा ए स्क्वायर को स्क्वायर थीटा और इसका होगा वाई स्क्वायर को स्क्वायर थीटा, ठीक है। दोनों को कंबाइन करो तो सॉरी ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर कॉमन और को स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हमारा 1 होता ही है, और इसका रूट ले लोगे तो आपका क्या आ जाएगा आंसर, ए, मतलब सेम क्वांटिटी। मतलब कभी भी आपको कंपोनेंट फॉर्म में कोई भी वेक्टर दे रखा है और उसका मैग्नीट्यूड आपको निकालना हो तो आपको कुछ नहीं करना, उसके एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर का रूट ले लेना है। इससे आपको क्या मिल जाएगा, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब आपको मन में आ रहा होगा सर आपने इतना सब कुछ तो बता दिया, अब लगे हाथ आप वेक्टर का एडिशन बता चुके हो तो सब्ट्रैक्शन ही बता ही दो। तो सब्ट्रैक्शन क्या, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या, दो वेक्टर हैं उनका हम क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन, यही बात है ना। अब सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो मैं इस चीज़ को ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि दो, सब्ट्रैक्शन क्या है, एक तरह का एडिशन, बस फ़र्क क्या है, यहाँ पे हमारा जो वेक्टर है वो नेगेटिव, वो बी का वेक्टर है, तो जिसके वैल्यू सेम ही रहेगा ना, रूट ए स्क्वायर प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2a माइनस बी कॉस थीटा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये रूट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab cos थीटा, सेम सेम इक्वेशन है ना, कोई दिक्कत? ओके, इसी तरीके से आप किसी भी दो वेक्टर्स का सब्ट्रैक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। अब आता है वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन। अब वेक्टर मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप वेक्टर को क्या, कोई भी मेरा एक वेक्टर ए है, अब इस वेक्टर को आप मल्टीप्लाई कर सकते हो किसी भी एक स्केलर क्वांटिटी से या किसी भी एक वेक्टर क्वांटिटी से। हम पहला केस करते हैं कि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर रहे हो किसी भी स्केलर क्वांटिटी से तो रिजल्ट क्या होगा। तो सपोज कर लेते हैं कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 से, 100 इंटू ए कैप, ए वेक्टर, तो कुछ नहीं होगा, जो उसका मैग्नीट्यूड होगा वो 100 टाइम्स हो जाएगा और डायरेक्शन हमारी सेम रहेगी। मतलब आप उसको डायरेक्टली उसमें जितने भी टर्म्स हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो। फॉर एग्जांपल अगर मेरा वो 7 आई कैप प्लस 8 जे कैप भी होता, मतलब यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस, ये मेरा ए वेक्टर होता और कोई कहता मुझे 7 ए निकालो, तो मैं कैसे निकालता, 7 से मल्टीप्लाई कर देता इन सारे, तो मेरा आंसर आ जाता 49 आई कैप प्लस 56 जे कैप। इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर, ओके। अब आते हैं इसके वेक्टर मल्टीप्लिकेशन पे। अब देखो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन मेरे को बड़ा पसंद है, क्योंकि वेक्टर मल्टीप्लिकेशन होता है दो तरीके से। सबसे पहला होता है डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट की खास बात क्या है कि आपको रिजल्टेंट जो मिलता है वो क्या मिलता है, वेक्टर मिलता है, लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट है उसमें जो रिजल्टेंट मिलता है वो आपको क्या मिलता है, मैग्नीट्यूड मिलता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन और वेक्टर के ऊपर जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं मैं आपसे कोशिश करूंगा करवाने की, लेकिन जाते जाते मैं एक क्वेश्चन आपको जरूर करवाना चाहूँगा वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे जो मैं आपको क्वेश्चन कराना चाहता हूँ वो है, सपोज कर लो कि एक वेक्टर है मेरा 3, एक वेक्टर है मेरा 4, ठीक है। इस डायरेक्शन में मैं इसको ओ बोल देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, ठीक है। दो वेक्टर है, मुझे इनका रिजल्टेंट बताना है। अगर इनके बीच में जो एंगल है वो हो 60 डिग्री, तो सिंपल आप क्या करोगे, रूट ऑफ ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 2 ए बी कॉस 60,
cos 60 होता है हमारा 1/2, ठीक है। 3 4 जा 12 और 9 + 16 √37 आपका आंसर, कभी भी निकालना। फिर अब कोई पूछ दे आपसे, आप इसका वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो होगा किस डायरेक्शन में, ये तो बता दो आप। तो वेक्टर जो इसका होगा वो इनके बीच से होता होगा, मतलब ये जो होगा ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तब तक आप कमेंट्स में डालो आपके डाउट्स क्या हैं, ताकि मैं नेक्स्ट लेक्चर में कवर कर सकूँ। अगर आपको इस लेक्चर में कोई भी दिक्कत डालती लगती है तो भी आप कमेंट्स में डालो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जल्दी। लास्ट में एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि प्लीज़ इसे शेयर ज़रूर करो, ताकि हर ज़रूरतमंद बंदे के पास ये पहुँच सके। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।